आज फिजिक्स में आज वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो सबसे पहले वर्क समझते हैं। कार्य वर्क क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और जब बल लगने के बाद उसमें जो विस्थापन हुआ, उन दोनों के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अगर वर्क बराबर बल गुणा विस्थापन एफ टू, ये एस विस्थापन डी डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके न्यूटन, ये एक अदिश राशि है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, या इसे क्या बोलते हैं? जूल। इसी को क्या बोलते हैं? जूल। और इसका मात्रक और क्या हो सकता है? न्यूटन को केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। या सीजीएस में और क्या हो सकता है इसका मात्रक? सीजीएस में हो सकता है ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। ये सीजीएस, ये एमकेएस, ये मात्रक होते हैं इसके। जैसे ये कोई एम द्रव्यमान का पिंड है और इस पर बल लगाया इधर को एफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, विस्थापन इधर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? डी। तो डिस्प्लेसमेंट और बल की दिशा के बीच जो एंगल होता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा। तो इसे क्या लिख सकते हैं? जैसे ए क्रॉस बी बराबर लिख सकते हैं ए बी। अगर क्रॉस में पूछता है तो ए बी साइन थीटा, फिजिक्स में है ये। और डॉट डॉट में पूछेगा तो ए बी कोस थीटा। ये दो फार्मूले हैं, इंटर में फिजिक्स में दिया है। ये थीटा एंगल है दोनों के बीच का। थीटा क्या है? जहाँ थीटा बल एवं विस्थापन के बीच का कोण, है। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। और यह अदिश राशि है और इसका मात्रक निकाल लेंगे इधर से। न्यूटन का बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर, या इसी को क्या बोलते हैं? जूल। या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब इसका क्रॉस और डॉट वाला फार्मूला होता है। एक पॉइंट लिख लो नोट में। नोट क्या होता है कि वर्क कार्य पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तीन कंडीशन है इसकी, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव, कब जीरो होगा, सब पढ़ेंगे आगे। आगे देखते हैं।
अब जैसे एक पॉइंट है, एक जूल क्या होता है? इसका मात्रक जूल था ना वर्क का, तो जूल क्या होता है ये समझते हैं। किसी पिंड को 1 न्यूटन का बल लगाकर, किसी पिंड को या किसी वस्तु को 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित करने में, 1 मीटर विस्थापित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है और जितना वर्क होता है उसे 1 जूल कहते हैं। किसी पिंड पर किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर 1 मीटर का विस्थापन हो तो, किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। जैसे ये कोई पिंड है m द्रव्यमान का, इस पे कोई बल लगाया F बराबर 1 न्यूटन का, और ये यहाँ था और यहाँ आया फिर, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, विस्थापन जो हुआ 1 मीटर हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? किया हुआ कार्य क्या कहलाएगा? 1 जूल। ये पॉइंट याद रखना। अगला देखते हैं। एक जूल हो गया। एक इसमें एक कैलोरी का मान और लिख लो। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कैलोरी और जूल में संबंध होता है, या इसे क्या लिख सकते हैं? 1 जूल बराबर, इसे इधर ले जाएंगे तो 2.4 कैलोरी। ये भी डाटा पूछ लेता है कभी कभी। ठीक। अब जूल व अर्ग, ये तो क्या था? ये जूल और कैलोरी में संबंध। और जूल व अर्ग में संबंध देखते हैं। जूल व अर्ग में संबंध क्या होता है? क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। न्यूटन मीटर वर्क का, क्योंकि 1 जूल किया हुआ कार्य होता है, ये वर्क का मात्रक है कार्य का। इसके बाद इसका, अगर इसकी मैंने बीमा नहीं लिखी, वर्क की बीमा होती है ml²T-2, लिख लेना इसे एक साइड को। तो इसे लिख सकते हैं 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 डाइन मीटर। अगर इसे न्यूटन डाइन मीटर में चेंज करेंगे तो इसे 100 सेंटीमीटर से गुणा करना पड़ेगा। इसी को 1 न्यूटन मीटर को डाइन में चेंज करेंगे तो ये इसका मान ये आएगा। उसके बाद 1 जूल बराबर 10⁻7 और इसी को क्या बोलते हैं?
अर्घ ये संबंध होता है। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। या इसे क्या बोल सकते हैं, 1 अर्घ बराबर बोल सकते हैं, इसे चेंज करेंगे तो उल्टी माइनस की घात हो जाएगी जूल। ये याद रखना। डाइन, ये जो डाइन है इसमें डाइन में 5 10 की घात 5 होती है, तब आएगी 10 की घात 7। 5 और 2 7। अब ठीक है, ये याद रखना। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ, और 1 अर्घ में पूछे तो 10 की घात -7 जूल। और इसकी बीमा ml² T-2। अब वर्क के तीनों मैंने 3 जो बताए थे, वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ये तीनों कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, जब बल नहीं कार्य, जब कार्य पॉजिटिव होगा। कब होगा पॉजिटिव, देखिए जैसे ये कोई पिंड है m द्रव्यमान का, ये सरफेस है और इसका इस पे फोर्स लगा है, फोर्स लगाएंगे इसका इधर ही लगेगा, इसका फोर्स लगाया इधर की साइड, तो इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी इधर ही हुआ है d। तो कोई वस्तु इधर रखी थी, इधर से बल लगाकर इधर की कोई खींच दिया, तो बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना होगा, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। तो क्या होगा, जब कार्य पॉजिटिव होगा तो वर्क बराबर होता है F/d cos थीटा। तो बराबर F/d cos थीटा कितना है इसमें 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो W बराबर F/d। तो इसमें लिख सकते हैं नोट, जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो तब थीटा बराबर 0 डिग्री और कार्य पॉजिटिव होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, इसके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, कार्य हमेशा पॉजिटिव होगा। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा क्या है। इसमें समझ में आया, जब पिंड बल की दिशा में विस्थापित होता है, मतलब जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में पिंड विस्थापित हुआ है, तो वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच कोण कितना हुआ है
इन दोनों के बीच कोण है 0 डिग्री का। उसके बाद अब देखते हैं पॉजिटिव हो गया, निगेटिव वाला वर्क कब निगेटिव होगा, कार्य कब निगेटिव होगा। जैसे ये कोई पिंड है हम द्रव्यमान का और इस पे बल लगाया, इधर को लगाया और विस्थापन किधर हुआ, इधर को। तो दोनों के बीच इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, बल इधर को लगाया लेकिन विस्थापन उधर को हुआ, तो इसका थीटा बराबर 180 डिग्री कोण होगा। तो इधर आ जाएगा 180 का मान -1, तो इसका मान रखेंगे -1, तो ये माइनस में आएगा। तो लिखेंगे जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो और थीटा बराबर 180 विपरीत हो तो थीटा बराबर 180 और कार्य निगेटिव होगा। कार्य कब निगेटिव होगा, जब लगने वाले बल और जो विस्थापन हुआ है वो दोनों की दिशा विपरीत है, और तो दोनों के बीच 180 अंश का कोण होगा और कार्य का होगा निगेटिव होगा कार्य। अगला देखते हैं तीसरा क्या है। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब है 0। कार्य कब 0 होगा, 0 होगा जैसे ये पिंड है, कोई साइन है, इस पे बल लगाया, ये बल लगा नहीं, ये विस्थापन हुआ और बल ये लगा F। इनके बीच क्या कोण है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो वर्क हमेशा 0 होगा। थीटा क्या है, 90, थीटा 90 का मान, कोस 90 का मान 0, वर्क 0। जब बल और विस्थापन की दिशा लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 और कार्य 0 होगा। ये तीनों समझ लिए, तीनों के एग्जाम्पल अलग अलग हैं। जैसे पहला केस था कि वो बल कार्य कब पॉजिटिव होगा, जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो और उनके बीच एंगल 0 डिग्री का हो तो कार्य पॉजिटिव होगा। और बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो एक दूसरे की और बीच में 180 का एंगल आएगा तो उसमें माइनस का निगेटिव वर्क होगा। और लंबवत बल लगेगा और डिस्प्लेसमेंट लंबवत हुआ है तो उस दिशा में कार्य हमेशा 0 आएगा। ये इसका एग्जाम्पल है जैसे सीढ़ी पे चढ़ के और उतरना, उसमें विस्थापन नहीं होता तो वर्क 0 होता उधर। एग्जाम्पल किताब में दिए हैं, बहुत पढ़ लेना।
ये तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं। कब वर्क 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव, कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, ऐसे पूछा जाता है, आता है ये पॉइंट, तीनों पॉइंट पूछे जाते हैं। एक वर्क की एनर्जी एक और याद कर लेना आई हुई है, इलेक्ट्रो वोल्ट। इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी की, ये एनर्जी की वो होती है, मात्रक होता है, ये पूछा गया है। अब अगला पढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी में लिखवाऊंगा इसे। वर्क समझ में आया, अब एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी, ऊर्जा, बहुत कुछ पूछा जाता है ऊर्जा के ऊपर, सभी को पता होगा ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगर इधर ही कार्य करने की दर, क्षमता की जगह दर आ जाए तो फिर उसे क्या बोलते हैं? शक्ति। याद रखना, इन दोनों में दर और क्षमता का अंतर है। कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद इसका मात्रक की बात करें तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वर्क का और एनर्जी के मात्रक सेम होते हैं। जो वर्क के मैंने मात्रक बताए हैं सभी एनर्जी के मात्रक होंगे। इलेक्ट्रोवोल्ट जो बताया था वो एनर्जी का भी है और वर्क का भी। जैसे इसका मात्रक ऐसा ही में क्या होगा? जूल। और क्या होगा इसका मात्रक? न्यूटन मीटर। ये वर्क के भी थे, कार्य के भी थे। और क्या होगा? और जो उसमें लिखवाए सभी हैं ये कैसी राशि है? ये भी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और इसकी बीमा की बात करें तो इसकी भी बीमा ml² t-2 जो वर्क की होती है। जो कार्य की बीमा होती है वो इसकी बीमा होती है। ठीक। अब एनर्जी के प्रकार। एनर्जी के प्रकार कितने प्रकार के होती हैं? दो। पहली होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? किसी, जब कोई वस्तु गति में होती है तो उस समय उस वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब गति की अवस्था में, गति करती हुई किसी वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, गति के कारण, वस्तु की गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv का
स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आया कैसे? ये वर्क से ही, वर्क की डेफिनीशन से ही, वर्क के फार्मूले से ही ये फार्मूला बना है। जैसे मैं इधर बता देता हूँ। वर्क बराबर क्या होता है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट, या इसे दूरी भी बोल देते हैं और विस्थापन भी। इसके बाद हमने एक गति का समीकरण पढ़ा था। क्या था गति का समीकरण? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये पढ़ा था ना। इस इधर d की जगह s लिख दो, विस्थापन या दूरी। तो इसे हल करेंगे तो 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और s बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। आई गया ये। इस x का मान इधर रख देंगे, इसे समीकरण 1 मानो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो x का मान, तो f v स्क्वायर इंटू माइनस u स्क्वायर बटे 2a, ये रख दिया x का मान। उसके बाद f का फार्मूला हम जानते हैं, f बराबर होता है ma। ये सब पढ़े हुए हैं, पढ़ लिए हैं। ये उसी के मान रख रहा हूँ, ma गुणा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। a से a ख़त्म, ये 2 बाहर ले लो, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वस्तु की गति के कारण जब कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करती है, गति प्रारंभ करती है, तो उसका प्रारंभिक वेग तो खड़ी है और वो गति करना शुरू करेगी, तो प्रारंभिक गति तो उसकी शून्य मानी जाएगी। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, इधर रखेंगे इसे। प्रारंभिक वेग, इसका मान 0 रख दिया, तो 1/2 mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। ये वर्क के फार्मूले से ही आया है। इसे नोट करो, आगे देखते हैं फिर। अब इसमें एक संबंध होता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। मैंने उस पर न्यूमेरिकल भी कराए हैं उस फार्मूले पर। वो आता कैसे है ये देखते हैं। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। फिजिक्स का नोट्स बना लेना, बहुत काम आएगा हर एग्ज़ाम में। तो ये संबंध, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, अभी सिद्ध करा है 1/2 mv का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का संबंध निकालना है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 m से गुणा व भाग देने पर, द्रव्यमान से गुणा व भाग देंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m। m से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दी,
1/2 एम ऊपर से बाहर ले लेंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन एम। तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, एम बी। ये थोड़ा मिस्टेक हुई है इसमें, इधर अलग नहीं लिखेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे एम वी का स्क्वायर बटे एम। तो P बराबर क्या होता है, एम वी, इसका मान रख देंगे P। संवेग का फार्मूला है संवेग, ये भी पढ़ा दिया है, संवेग बराबर होता है एम वी। तो P स्क्वायर बटे एम, या इसे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P स्क्वायर बटे 2m। ये संबंध है दोनों में। इस फार्मूले पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ALP, टेक्नीशियन, JEE, हर लेवल का एग्ज़ाम आता है। इस पर करवाए हैं, इस फार्मूले पर मैंने न्यूमेरिकल। आगे देखते हैं। अब दूसरी कौन सी होती है ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इस जैसे गतिज ऊर्जा गति करती हुई वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ऐसी जो खड़ी है वस्तु, उसमें जो ऊर्जा निहित है उसे स्थितिज अवस्था में जो खड़ी है उसमें जो ऊर्जा है उसे क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो इसे लिख सकते हैं ऐसे, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या है ये, जैसे ये द्रव्यमान, ये सरफेस इधर नीचे की तरफ एक काम करेगा, W बराबर mg। तो इस पॉइंट पे जहाँ हाइट नहीं है, मतलब ये इधर को वेग इसका इधर को है, तो हाइट नहीं है, h का मान 0 है इधर, तो काइनेटिक एनर्जी इधर v का मान तो है, वो तो होगी 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, क्योंकि h का मान 0, इधर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा इस स्थिति में जब h का मान ना हो। और दूसरी स्थिति क्या होती है, ये पिंड इधर पहुंच जाए h हाइट पे, ये तो इसकी अब इस पॉइंट पे क्या होगा, वेग इस पॉइंट पे जब इसे ऊपर फेंका जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इसका वेग 0 हो जाएगा, तो v बराबर 0 हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी में जब v का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, क्योंकि h का मान दिया है।
अब एक नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है कि इस गति का योग और इस गति का योग क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। और इस फार्मूले को देख लेते हैं कैसे आया है। ये भी वर्क्स के ही फार्मूले से आया है, F इंटू डी। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर ma। और जब ऊपर को हाइट ऐसे पूछा जाता है तो त्वरण A बराबर क्या लिया जाता है, g। तो ये हो जाएगा mg। ये लग रहा है ना विपरीत दिशा में, mg ये लिया जाता है। तो mg इंटू डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। किधर को हुआ डिस्प्लेसमेंट, अब ऊपर को फेंकी है तो विस्थापन h हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगा mgh। ये फार्मूला इसी से आया है। ये F का मान mg, बल की विपरीत दिशा में ये mg लगा है तो बल का मान mg, और विस्थापन हुआ h तो h mgh। आगे देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एनर्जी के एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे पहला कौन सा है, किस में होती है स्थितिज ऊर्जा, जब धनुष खींच के रोका जाता है तीर छोड़ने से पहले। तो खींचा हुआ धनुष। और दूसरा घड़ी की चाबी, जो घड़ी होती है चाबी भरने वाली, उसमें भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, घड़ी की चाबी। तीसरा डैम का पानी, डैम जो बने होते हैं, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है रेलवे में। डैम का जो पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है डैम का पानी। और चौथा है खिंची हुई स्प्रिंग, या स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का नाम आया है तो एक फार्मूला होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जहाँ के बराबर क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, और के एक्स क्या है, जो स्प्रिंग खींचने के बाद उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो एक्स है। जैसे अभी इसकी लंबाई इतनी थी L, और इससे खींच के इतनी कर दी, यहाँ से यहाँ तक तो थी L, और ये जो वृद्धि हुई है ये है x। ये होती है स्प्रिंग का फार्मूला, याद रखना। इस पे भी न्यूमेरिकल सीधा स्प्रिंग से पूछा जाता है। टेक्निकल में, मैकेनिकल में इसका बहुत यूज है। मैकेनिकल जो कोर्स हैं ITI में, ट्रेड वाला जो कोर्स हो,
एग्ज़ाम होगा उसमें इस पे पूछा जाता है सवाल। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि किसी भी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे लिख सकते हैं, ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा का रूप चेंज किया जा सकता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को किसी भी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, या डीसी एसी में, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो इस सिद्धांत के अनुसार काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा या बराबर होगा किसके? टोटल एनर्जी के। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? दोनों एनर्जी के योग को कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अब इसे समझते हैं ये क्या है। जैसे ये कोई सरफेस है, इधर से कोई बॉल फेंकी द्रव्यमान की, ये पॉइंट है B, यहाँ से यहाँ तक h ऊंचाई है,
और इस पॉइंट की ऊंचाई की बात करें तो h/3, मतलब इसका h का तीसरा भाग है ये इस पॉइंट पे। तो इधर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, मैंने पहले समझाया v इधर जीरो हो जाता है। जब v बराबर जीरो होगा तो ये एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, mg h। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 mv², और इधर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि h बराबर जीरो है, इधर हाइट नहीं है। ये दोनों बातें याद होनी चाहिए किस पॉइंट पे। अब ये कहेगा कि इस बी पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो देखते हैं। ये फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर प्लस इसका होता है mg h। लेकिन बी पॉइंट पे ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, तो h की हाइट कितनी है, h/, इधर h बराबर h/3 रखेंगे, h/3 ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ये एक, हाँ ये तो